नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने मुझ पर विश्वास किया है, चाहे आपने हिंदी व्याकरण के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है, चाहे साइको के लिए, चाहे हिस्ट्री के लिए। ठीक है, और हिंदी व्याकरण का जो वोकैब वाला सेक्शन है वो भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, कवर करवा रही हूँ। ठीक है, जब आपने विश्वास किया है तो मेरा ये कर्तव्य डबल हो जाता है कि मैं आपके विश्वास को बनाए रखूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। दूसरी बात, मैं अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ आपको, और मैंने वही आपके सामने सारे का सारा मटेरियल रख रही हूँ जिससे मैंने खुद तैयारी की थी। और मैंने इसको पढ़ के, चाहे साइको हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे हिस्ट्री हो, मैंने अपने एस्टेट, टीजीटी एस्टेट, पीजीटी एस्टेट, इसके अलावा पीआरटी सीटेट, ठीक है, पीआरटी सीटेट और टीजीटी सीटेट, ये भी क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा रीट मैंने 3 बार क्वालिफाई कर लिया है। पंजाब स्टेट का टेट, पीएस टेट, ठीक है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। अगर आप विश्वास के साथ पढ़ेंगे तो आपको 30 में से 25+ क्वेश्चन इन क्लास से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस विश्वास की बात होती है। मेरी कोशिश है कि आपको क्लियर से क्लियर आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो शुरू कर लेते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, जीन प्याजे की थ्योरी, क्योंकि ऐसा कोई भी साइको का पेपर नहीं है जिसमें जीन प्याजे से प्रश्न ना आए। मैं आपको कंप्लीट A to Z थ्योरी पढ़ाऊंगी और उम्मीद रहेगी कि प्रश्न आपके इसमें से आए ही आए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो जीन प्याजे थे, इनका जो जीवन काल था 1896 से लेके 1980 तक का था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ये कहाँ के थे? ये स्विट्ज़रलैंड के थे। कहाँ के थे? ये स्विट्ज़रलैंड के थे। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, और ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले प्रथम मनोविज्ञानी थे। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? बाल दर्शन के जनक कहा जाता है। इनका कहना था कि जो बच्चा होता है वो छोटा वैज्ञानिक होता है। ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि बच्चे को छोटा वैज्ञानिक किसने कहा, तो आपका आंसर होगा जीन प्याजे ने ये स्टेटमेंट दी है। इसके अलावा जो जीन प्याजे थे वो कहते थे कि हमारे दिमाग में जो विचार हैं पहले आते हैं, भाषा तो बाद में आती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पहले अपने माइंड में, अपने अंदर ही विचार करते हैं। जब हमारे दिमाग में विचार पूरी तरह से व्यवस्थित होकर आ जाता है तो हम उसको बाहर निकालते हैं, किसी के सामने रखते हैं, तो भाषा की ज़रूरत तो तब पड़ती है। ठीक है, तो जीन प्याजे कहते थे कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। इसके अलावा इनका कहना था कि चाहे एक छोटा बच्चा हो, ठीक है, चाहे एक छोटा बच्चा हो और चाहे एक बड़ा वयस्क हो, दोनों सोचते हैं, दोनों सोचते हैं। सोचने की जो मात्रा होती है वो हमेशा समान होती है। ये कि 1 घंटा छोटा बच्चा सोच रहा है और 1 घंटा बड़ा सोच रहा है। ठीक है, सोचते दोनों ही बराबर समय है, मतलब कि मात्रा बराबर रहती है, लेकिन उनके सोचने का जो विषय होता है वो अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सोच में ये होगा कि प्रश्न कौन से आएंगे, कैसे तैयारी करूँ, कौन सी बुक से पढ़ूँ, ठीक है, किस प्रकार से मैं पेपर को क्वालिफाई करूँ, ये चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं। और एक तरफ एक छोटा बच्चा है जिसको अपनी गेम तक ही मतलब है, वो अपनी गेम के बारे में विचार करेगा, या उसको स्कूल जाने वाला है तो वो अपने होमवर्क के बारे में, या इस प्रकार से अपने दोस्त के बारे में बातें सोचेगा। सोच तो वो भी रहा है लेकिन वो अलग तरीके से सोच रहा है, और एक बड़े हो, आप अलग तरीके से सोच रहे हो। बस सोचने में यही फ़र्क प्याजे जी बताते थे। ठीक है, उसके बाद जीन प्याजे के अनुसार विकास के उन्होंने तत्व दिए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 दे दिए जाएंगे, एक अलग से दे के आपसे पूछा जाएगा, या इसका सीक्वेंस इसी प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्न। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले है मैच्योरिटी, सबसे पहले है
मेच्योरिटी, परिपक्वता कह सकते हैं, मैचुरेशन कह सकते हैं आप, ये पियाजे ने इसकी बात की है। इसके बाद है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क की बात पियाजे ने की है अपने विकास के सिद्धांत में। सोशल एक्सपीरियंस की बात की है और इक्विलिब्रेशन की बात की है, इक्विलिब्रेशन की बात की है, संतुलन की बात की है पियाजे ने। एक ध्यान देना है आपको कि पियाजे ने भाषा की बात नहीं की है, कहीं भी अपने सिद्धांत में भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं दी है जीन पियाजे ने, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये आपको अच्छे से नोट करके याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पियाजे ने मुख्य रूप से जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, उससे पहले कुछ अवधारणाएं दी हैं। पियाजे के द्वारा दिए गए कुछ शब्द हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हमेशा रहते हैं, हर बच्चा कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके मतलब स्टेटमेंट दे के पूछे जाते हैं कि ऐसा ऐसा है तो कौन सा है, ये स्कीमा है, स्कीम्स हैं, तो उसको हम देख लेते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले स्कीमा है सॉरी स्कीमा है। स्कीमा क्या होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु के बारे में हमारे मस्तिष्क में उसके रंग रूप आकार को लेके जो धारणा बनी होती है वही स्कीमा होती है। मान लो मैंने बच्चा है, बच्चे ने एक चीज़ देखी, रेलगाड़ी देखी है, तो उसके मन में ये दिमाग में सेट है कि ऐसे लंबी सारी रेलगाड़ी होती है, लोहे की लाइन पर वो चलती है, तो मतलब कि उसको उसी जो हमारी स्कीमा हमारे दिमाग में सेट होती है उसी के द्वारा हम मतलब कि जो हमारे दिमाग में किसी चीज़ के प्रति स्कीमा बनी होती है उसी स्कीमा के थ्रू तो हम चीज़ों को पहचानते हैं। जब हमारे मन में ये सेट है कि इस प्रकार से ये रेलगाड़ी होती है तो रेलगाड़ी को देखकर हम तुरंत पहचानते हैं कि ये रेलगाड़ी है, क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर सेट है, उसकी स्कीमा बनी हुई है कि ये है रेलगाड़ी। तो यही स्कीमा है। आपने ध्यान रखना है कि जो भी हमारे दिमाग में रंग रूप आकार के अनुसार जो चीज़ों की पिक्चर बनी हुई है ना, बस सिंपल तरीके से आप इस प्रकार से सीख सकते हैं कि जो भी किसी चीज़ की प्रति हमारे दिमाग में पिक्चर सेट है उसको पहचान की, तो वही होती है स्कीमा, ठीक है। स्कीम्स क्या होती हैं? स्कीम्स आप आइडियाज़ कह सकते हो कि हमारे दिमाग में अलग अलग स्कीमा बनी हुई हैं कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, ठीक है। ये रेलगाड़ी है, ये बस है, और ये गाय है, ये भैंस है, सबके बारे में हमारे मन में क्या है, स्कीमा बनी हुई है। लेकिन जब उस स्कीमा का जो व्यवस्थित पैटर्न होता है वही होता है स्कीम्स, कि रेलगाड़ी पे चढ़ के हम सफ़र करते हैं, गाय भैंस दूध देती है, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सारी क्या है, ये स्कीम्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, स्कीम्स हैं कि ये हमारे ये काम आता है, रेलगाड़ी सफ़र करने के काम आती है, स्कूल हमारे पढ़ने के काम आता है, गाय भैंस दूध देती है। तो जो स्कीमा का यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पर स्कीमा आएगा, स्कीमा के व्यवस्थित पैटर्न आएगा यहाँ पर, को स्कीम्स के रूप में हम जान सकते हैं। आई समझ? स्कीमा तो होती है किसी भी चीज़ को पहचानने की जो हमारे दिमाग में पिक्चर सेट होती है, ठीक है, और स्कीम्स होती है उन स्कीमा को प्रयोग में किस प्रकार से लाया जाता है इसके बारे में जो व्यवस्थित पैटर्न होता है वो स्कीम्स होता है। इसके अलावा पियाजे जी ने बात की है अनुकूलन की। किसकी बात की है? अनुकूलन की, अडेप्टेशन की। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के साथ समायोजन या समायोजित होने का या समायोजन करने की प्रवृत्ति होती है, वो ही होती है अनुकूलन। ये जन्मजात होती है, ये चीज़ नोट करनी है कि ये जो अनुकूलन की प्रवृत्ति होती है ये जन्मजात होती है बच्चे में। मान लो आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिकली उदाहरण लेने चाहिए समझने के लिए, तो आपकी पोस्टिंग हो जाती है कहीं दूसरी स्टेट में, कि कहीं भी मान लीजिए जहाँ पर जो आप आज से पहले मतलब कि जिस प्रकार का आप जीवन यापन करते हो उससे थोड़ा अलग है, तो आप क्या करोगे, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल लोगे, उसी प्रकार से बिहेव करने लग जाओगे। तो यही होता है अनुकूलन, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना, समायोजित कर लेना। फिर अनुकूलन को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है, ठीक है, 2 प्रकार बताए हैं अनुकूलन के। कौन कौन से? कौन कौन से प्रकार बताए हैं? एक तो बताया है एसिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है? असिमिलेशन आत्मसातकरण, आत्मसातकरण। दूसरा है एकोमोडेशन, समाविष्टीकरण।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। असिमिलेशन क्या होता है, आत्मसातकरण क्या होता है, समाविष्टीकरण क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। जो आत्मसातकरण है, किसी भी चीज़ के बारे में हमने कुछ भी जान रखा है हमने, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा पता है और उसके बारे में थोड़ी सी हमें और नॉलेज मिल गई, तो वो क्या होता है, आत्मसात करना। जैसे एक बच्चे को पता है कि गाय होती है, एक बच्चे को पता है कि गाय होती है, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ वाइट गाय देखी है, वाइट गाय देखी है, उसे ये नहीं पता कि गाय एक देसी होती है, एक दूसरी होती है, अमेरिकन के क्या बोलते हैं उसको, वो होती है, काली भी होती है, लाल भी होती है गाय। तो उसने गाय मतलब कि गाय देखी है। अब उसने उसके सामने आ गई लाल गाय, ठीक है, तो जो उसके साथ जा रहा था, मान लो आप सपोज कर सकते हो, तो उसने कहा कि ये गाय है, लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, गाय तो वाइट होती है, मैंने देखी है गाय वाइट होती है, क्योंकि उसके दिमाग में वाइट गाय की स्कीमा फिट है। अब उसे बताया गया कि बच्चे, गाय वाइट भी होती है, गाय लाल रंग की भी होती है, गाय में मल्टी कलर भी होते हैं, और गाय एक और मतलब कि देसी होती है, किस प्रकार से गाय होती है। तो बच्चे ने क्या कर लिया, उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया कि इस प्रकार से गाय अलग अलग होती हैं, ठीक है। और बच्चे को पता है कि गाय दूध देती है, गाय का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस प्रकार की सारी जानकारी बच्चे ने ले रखी है। अब नेक्स्ट टाइम उसके सामने, चलो मान लो उसी बच्चे की बात लेते हैं, उदाहरण लेके हम चलते हैं कि दूध देने वाला दोधी आ गया उनके दरवाजे के आगे। तो उसकी माताश्री ने कहा कि भैंस का दूध दे दीजिए। अब बच्चे ने तो गाय के बारे में जान रखा है कि गाय दूध देती है, उसका दूध अच्छा होता है, ये सब चीज़ें। अब बच्चा कहता है कि माँ, दूध तो गाय देती है, लेकिन अब उसकी माँ ने बताया कि नहीं बच्चे, भैंस भी दूध देती है, भैंस भी एक पालतू पशु है, भैंस का दूध ऐसे होता है, ये होता है। तो बच्चे ने समझ लिया कि गाय, भैंस, बकरी ये दूध देने वाले पशु है, दुधारू पशु है, इनका दूध हम पीते हैं, ये पालतू पशु है। ये सब का जानकारी बच्चे ने इकट्ठी कर ली। तो उसने क्या कर लिया, संभाली, इस सारी नॉलेज को अपने अंदर संभाल लिया, समाविष्ट कर लिया कि इस प्रकार से ये सारे जानवर ऐसे होते हैं। या आप ऐसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसके मन में पक्षी की स्कीमा फिट है कि एक पक्षी होता है, उड़ता है पंखों से, लेकिन एक दिन उसने क्या देखा, ऊपर जहाज उड़ता देख लिया। अब उसकी स्कीमा में जहाज तो है ही नहीं था जो उड़ रहा है, तो उसने अपने ज्ञान में इसको समाविष्ट कर लिया कि जो पक्षी होते हैं वो सजीव मतलब कि पक्षी होते हैं, उड़ते हैं अपने पंखों से, लेकिन ये जो एक जहाज है, ये एक मतलब यातायात का साधन है, ये भी आकाश में उड़ के हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, या इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो उसने अपनी स्कीमा में मतलब कि संशोधन कर लिया, कुछ नया जोड़ लिया। अब इसने नया जोड़ लिया, यहाँ तक उसे पक्षी का पता था, अब जहाज को अपनी स्कीमा में नया जोड़ लिया, अपने ज्ञान में वृद्धि कर ली, ज्ञान में संशोधन कर लिया कि इस प्रकार से पक्षी के अलावा जहाज भी उड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, समाविष्टीकरण हो गया। नेक्स्ट है संतुलन। संतुलन का मतलब वही होता है कि एक वातावरण से दूसरे वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है, यही होता है संतुलन करना, अपने आप को मतलब कि उसी टाइप में ढालना, संतुलित कर। एक हमने मतलब कि हमारा रहन सहन इस प्रकार का है, एक दूसरी तरह का, दोनों में संतुलन कर लिया कि अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेना, ये सारी चीज़ें संतुलन में आ जाती हैं। फिर आ जाता है विकेंद्रीकरण, डिसेंटरिंग मतलब कि एक ही चीज़ के अलग अलग टाइप से प्रयोग करने के बारे में जानना। जैसे पेन को ले लीजिए, पेन के किस प्रकार से यूजेस हो सकते हैं, और कोई चीज़ ले सकते हैं, मतलब कि बच्चा एक ही चीज़ के को अलग अलग तरीके से किस प्रकार के उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग दिशाओं में उसके बारे में देखना, सोचना कि क्या इसका यूज़ हो सकता है, तो वो होता है विकेंद्रीकरण। उसके बाद संरक्षण आ जाता है। संरक्षण में उसे आकार, नाप, तोल के बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है। जैसे मान लो कि एक ये गिलास है, पतले वाला गिलास है, एक मोटे वाला गिलास है, इसमें पानी यहाँ तक भर गया और इसमें यहीं तक रह गया, ठीक है। तो बच्चे को अब यहाँ पर आके संरक्षण का मतलब ये पता चल जाता है कि इसकी शेप में, इसके आकार में अंतर है, लेकिन जो इसमें अंदर क्वांटिटी है, पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन उसके आकार की वजह से, उसके साइज़ की वजह से यहाँ कम दिखाई दे रहा है, जहाँ अधिक दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें बच्चा जो समझता है, संरक्षण में सारी चीज़ें आ जाती हैं।
उम्मीद है ये शब्द आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद जो प्याजे ने 4 विकास के सिद्धांत मतलब कि दी अवस्थाएं दी हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी साइको का, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में हमेशा पूछा ही जाता है। 1-2 प्रश्न यहाँ से, एक तो आता ही आता है, 2 भी आ जाते हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी दी हैं? सबसे पहले है सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज जिसका टाइम होता है 0 से जन्म से 2 वर्ष तक, इसको क्या बोला जाता है? संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। इसके बाद आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक, मतलब कि एज भी आपको याद रखनी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जो अगली है वो है अब्स्ट्रक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष तक की आयु, इसे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं। अब हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे क्या किसकी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि बच्चा ये करता है तो किस स्टेज में है, ये करता है तो किस स्टेज में है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक आयु होती है। आप सब ने बच्चे देखे होंगे, अगर आप प्रैक्टिकली उस पर मतलब कि देख के करेंगे ना कि बच्चा ये करता है ये करता, सोच के करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद रहती हैं। इस अवस्था में बच्चा जो भी सीखता है अपनी इंद्रियों से सीखता है, मतलब कि आपके देख के सीखता है, कानों से सुन के हमें बोलना सीखता है, हमें हमारा अनुकरण करता है। तो ये चीज़ें जो सीखता है बच्चा किससे सीखता है? अपनी इंद्रियों से सीखता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं मैंने अलग से लिख दी हैं ताकि आपको समझने में पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व के यहाँ पर बच्चे को ये पता चल जाता है, इससे जो छोटी एज में मतलब कि जो इसमें टाइम होता है 18 से 24 मंथ के बीच का समय होता है, इसमें बच्चे को स्थायित्व का भाव बच्चे में आ जाता है, मतलब कि उसको पता चल जाता है कि चीज़ होती है, वो कहीं गायब नहीं होती। जैसे हम नहीं कह देते कि हमने छुपा दी, कोको लेगी, चिड़िया लेगी। अब बच्चे को इसी एज में पता चल जाता है कि उसको ना तो कोई चिड़िया कोको लेके जाती है, कहीं ना कहीं छिपा दी गई है। तो वस्तु स्थायित्व का जो भाव होता है वो पहली ही अवस्था में बच्चे में आ जाता है। अगर समय पूछा जाए तो 18 से 24 महीने की अवस्था में ये चीज़ बच्चे में आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अगर जहाँ कोई चीज़ पड़ी है, बेड पे बच्चा बैठा है, तो अगर उसको देख के उसी और मतलब कि जाएगा, उसका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाता है इस एज में। प्रतिवर्त क्रिया, मतलब एक क्रिया को बार बार रिपीट करना, ये चीज़ होती है इस अवस्था में। उसके अलावा अनुकरण के द्वारा सीखना, इसमें सारा कुछ बच्चा जो सीखता है अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, नकल करके सीखता है बड़ों की। तो ये इसीलिए ये इंद्रिय जनित अवस्था है, ये संवेदी गामक अवस्था है। फिर आगे पीजीटी लेवल पर जहाँ थोड़े से अगर पेपर का लेवल हाई हो तो आगे इसके सब पार्ट हैं, उपचरण बताए गए हैं 6, उसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उसमें से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सी अवस्थाएं हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसमें 6 उपचरण बताए गए हैं, ठीक है, 6 इसमें उपचरण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जब बच्चा 1 महीने से मतलब कि जन्म वाले दिन से लेके 1 महीने तक का होता है, तो क्या करता है? लेटा रहता है, दूध पी लेता है, सो लेता है, उठ लेता है, बस देख लेता है। ये सारी क्रियाएं ही बच्चा 1 महीने में करता है। इसके बाद आ गया प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। प्रमुख वृत्तीय, यहाँ पर प्रतिवर्त था तो नेक्स्ट में आ गया प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो ये अवस्था, इसका समय खास करके याद रखना है, 1 माह से 4 माह के बीच में बच्चा होता है। तो इसमें बच्चा क्या करता है? चूसने का, मतलब दूध पीता है, उसका हाथ आ गया मुंह में, उसको भी चूसने लग गया, कोई और चीज़ आ गई वो भी चूसने लग गया। जो चूसने की क्रिया है जो इस एज में बच्चा करता है और बार बार वही रिपीट करता है इस अवस्था में, 1 माह से 4 माह की अवस्था में। उसके बाद आ गया गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसके बाद गौण वृत्तीय
प्रतिक्रियाओं की अवस्था में आपने देखा होगा कि जब बच्चा 5वें महीने से ऊपर हो जाता है तो उसके हाथ में अगर हम कुछ चीज़ देते हैं तो उसकी उल्ट पलट करता है, यहाँ तक कि कपड़े की भी उल्ट पुलट करके देखता है इधर उधर, मतलब कि उल्ट पलटने की जो कार्य है, चीज़ों को उल्टना पलटना फेंकना, ये सारी चीज़ें वो 4 महीने से 8 महीने के बीच में करने लग जाता है। अगली अवस्था है गौण स्कीमा। गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमा के समन्वय की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अगर हम कोई चीज़ छिपा दें उधर उधर तो खोजने की प्रतिक्रिया करता है, मतलब कि देखने की कोशिश करता है। उसे हाथ के कोई चीज़ पकड़ के हम रख देते हैं तो इधर उधर देखता है कि कहाँ रख दी, या इस प्रकार से वो मतलब उसे चीज़ों को ढूंढता है, उसी जानने की कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है, किसी भी खिलौने को मान लो उठाने की कोशिश करता है। तो ये 8 से 12 महीने के अंदर ये सब करता है, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चे घुटनों के बल आगे सरकना शुरू कर देते हैं ना, तो ये अवस्था वो होती है। फिर आगे तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। इस जो अवस्था होती है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसमें बच्चे में क्या आ जाता है, काफ़ी कुछ मतलब कि उत्सुकता आ जाती है। उत्सुकता भी कह सकते हैं, या कुछ पहचानने लग जाता है, जैसे अपनी मम्मा के कपड़े वगैरह, अपनी मम्मा की पहचान, अपने आसपास जो भी सदस्य रहते हैं घर के, उसको पहचानना शुरू कर देता है इस अवस्था में। 12 महीने से 18 महीने, मतलब कि साल डेढ़ साल का बच्चा ये सारी क्रियाएं करने लग जाता है, उसको पहचान होने लग जाती है। फिर आ गया जो अगला यहाँ पे आविष्कार अवस्था। 18 माह है यहाँ पर, 10 नहीं है, 18 माह से 24 माह के बीच। इसमें एक तो स्थायित्व की, वस्तु स्थायित्व की, जो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वस्तु स्थायित्व का जो भाव है 18 माह से 24 माह के बीच में आ जाता है। बच्चे को पता चल जाता है कि जो चीज़ है, वो कहीं नहीं जाती। ठीक है, कहने को माताश्री कहती रहे कि कोको लेगी चिड़िया लेगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं जाती, उसको पता चल जाता है कि छिपा दी गई है। फिर आविष्कार की अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि एक खिलौना है मान लो बच्चे का, उसका कोई पार्ट टूट गया, अलग हो गया, तो यहाँ से टूटा है, बच्चा वहाँ फिट करने की कोशिश करेगा, उसे पता है कि ये यहाँ लगता है, ऐसे चलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, इस अवस्था में ये सारी चीज़ें बच्चे को पता चल जाती है। तो ये होती है आविष्कार की अवस्था, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। इसके अलावा 3 अवस्थाएं हमारी रह रही हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसमें काफ़ी कुछ और समझने वाली बातें होंगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चाहे ना करना वो आपकी इच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो भी आपकी इच्छा है, लेकिन कमेंट ज़रूर करके बताना कि मेरी कोशिश कहाँ तक सफल हुई, आपको कुछ समझ आया कि नहीं, मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूँ। तो उम्मीद है आप गौर करेंगे मेरी बात पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।